ओके, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1, ठीक है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस ऑल ऑफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स आर नॉट मेट अनलेस एंड अनटिल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, देखो ठीक है, एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। सो पहले तो ये याद में रखो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओके, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कि ये जो फिक्स होने वाला है, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिक्स होने वाला है। तो ये प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि है ना, हमारा प्रोडक्शन तभी होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल हमारे वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा पिकल मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडस्ट्री था, ठीक है, सो हमारा जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट पैकेजिंग का कॉस्ट, ओके, सीधा ये पैकेजिंग का कॉस्ट, और ऐसे कई सारे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ऐसे कई सारे वेरिएबल कॉस्ट जो वैरी करते हैं यूनिट के साथ में, जैसे यूनिट बढ़ा वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो ये इस चीज को कवर करना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को ये हमारा रेवेन्यू कवर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, फर्म फॉर्म में प्रोडक्शन शुरू रखेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में प्रोडक्शन बंद कर देंगे। उसके बाद में मैंने एक चीज क्या बोली है कि फिक्स कॉस्ट ये इररिलेवेंट क्यों हो जाता है, प्रोडक्शन करना है कि नहीं, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट है ना, ये हम जब शट डाउन, संक फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है कि विच हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। संक फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी उसको इनकर कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का जो रेंट है हम लोगों ने ऑलरेडी भर दिया है, ठीक है। सो लॉजिकल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि जो संक फिक्स कॉस्ट है वो हम लोगों को इरिलेवेंट हो जाएगा कि हम लोगों को प्रोडक्शन करना है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो भी इनकर होगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो भी इनकर होगा। आप भले शट डाउन करके रख दो, फैक्ट्री वाला बंदा रेंट तो मांगेगा ना, जिसकी जगह पे आप लोगों ने फैक्ट्री खड़ी की है, आया समझ में। तो दिस इज कॉल्ड एज अ शट डाउन कॉस्ट, एंड शट डाउन कॉस्ट उतना ही हमारा लॉस होना चाहिए, हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है, ये देखो हमारा जो इट विल हैव एन ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू इज फिक्स कॉस्ट, कि हाँ भैया बस हमारा जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लॉस बढ़ा देगा हमारा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर पिकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों का अगर रॉ मैंगोस का भी कॉस्ट हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा ऐसे प्रोडक्शन का, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे, इट इज बेटर टू क्लोज डाउन द प्रोडक्शन एंड ओनली इनकर द लॉस एज मच एज यू कैन अफोर्ड, और आप लोग क्या अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि देखो ये एक एबनॉर्मल फैक्टर है, ठीक है, ये एक सॉरी ये एक नॉर्मल फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है कि ये नॉर्मल फैक्टर है। नॉर्मल फैक्टर का मतलब क्या है कि आप कुछ भी करो ये होने ही वाला है, ठीक है, और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन आ गया, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, और इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लोज डाउन द और शट डाउन द बिजनेस, ठीक है, रादर देन ओपनिंग एंड डूइंग द प्रोडक्शन इन दैट। सिंपल, एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल था, ठीक है, लॉजिकल था। यस, फिर उसके बाद में ना मैंने कुछ तो वहां पे ना फैक्ट्स लिख के दिए थे, अभी आपके सामने आपके नोट्स होंगे तो आप लोगों को समझ रहा होगा, ठीक है। व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, करेक्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होता है, याद है बच्चों, ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है और फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है, दैट मीन्स पर यूनिट में। सो अगर सपोज और हम लोग
हम लोग देखो, एवरेज मतलब क्या, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस, ये मानते हो आप लोग, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस, ठीक है। सो अगर सपोज हमारा हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है, देखो हमारा जो प्राइस है, ठीक है, वो ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, कि हाँ हमारा प्राइस उसको कवर कर रहा है, एक्चुअली है ना, हाँ करेक्ट है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है, लेकिन हमारा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, ओके। क्योंकि देखो एवरेज टोटल कॉस्ट में हमारा कुछ भी करके फिक्स कॉस्ट का तो लॉस होने ही वाला है, क्योंकि हमारा प्राइस सिर्फ सिर्फ क्या कवर कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है। देखो ध्यान दो वहां पे कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, एकदम क्लियर सा पॉइंट है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन इंटरप्ट मी, सिंपल, ठीक है, कि यस भाई हम अगर शॉप में गए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कि हम लोग अगर शॉप पे गए, ठीक है, या फिर हमारा खुद का प्रोडक्शन यूनिट है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि भैया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट मीन्स पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट भी कवर होना चाहिए और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कवर होना चाहिए, करेक्ट, मतलब हमारा जो रेंट है वो भी कवर होना चाहिए और हमारा जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो भी कवर होना चाहिए, इन शॉर्ट, कि ये एग्जाम्पल है सिर्फ, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, हमारा फिक्स फैक्टर भी कवर होना चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा भी कवर होना चाहिए, सो हर कोई यही चाहेगा। लेकिन व्हाट इफ हमारा रेंट कवर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा निकल रहा है, तो फिर भी हम लोगों को लॉस हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो फिक्स कॉस्ट तो कवर ही नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इन सच केस देयर विल बी लॉस, ठीक है, एंड दैट वुड बी नॉर्मल लॉस, ओके, दैट वुड बी नॉर्मल लॉस, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमारा है ना 50% प्रोडक्शन खराब हो गया या फिर डिफेक्टिव निकला, तो हम ये 50% प्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस, क्या बोल सकते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारा इतना सारा डिस्ट्रक्ट हो गया कुछ कैलामिटी की वजह से या फिर ऐसे कुछ हुआ तो, ठीक है, तो इसको एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब दूसरा वाला फैक्ट क्या बताया था मैंने, कि जब हमारा प्राइस कवर करता है एवरेज टोटल कॉस्ट को, ठीक है, मतलब हमारा जो पर यूनिट एवरेज रेवेन्यू है, करेक्ट है ना, हमारा एवरेज रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है, प्राइस, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, हम जो कमा रहे हैं, प्राइस जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, अगर वो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर करता है, और एवरेज टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, ओके, तो इस केस में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे, ठीक है, और हम लोग इसको बोलेंगे, या फिर हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग बीईपी पे, दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसको, कि इट इज नॉट अबव एन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, हम लोग अबव, ओवर एंड अबव एवरेज कॉस्ट नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मली, तो देखो याद है क्या मैंने बताया था कि इस सिचुएशन में ना हर फर्म को गुजरना पड़ता है, एवरी फर्म पासेस थ्रू दिस सिचुएशन, याद करो वो पॉइंट, ठीक है, एवरी फर्म पासेस थ्रू दिस सिचुएशन इन द लॉन्ग रन। सो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब हमारा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से इक्वल होता है, ठीक है, जब मैच करता है, तो वी अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि हम लोग नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस देख नहीं सकते कि परफॉर्मेंस हमारा नॉर्मल है। लेकिन हाँ भाई, तीसरे केस में तीसरा फंडा क्या है यहाँ पे, कि अगर सपोज, ठीक है, अगर हमारा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट को भी एक्सीड करता है, ठीक है, मतलब सपोज ऋषिकेश का एक क्या था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, ठीक है, ऋषिकेश का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको पर यूनिट कॉस्ट लग रहा है 100 रुपया, ठीक है, और वो मार्केट में जो उसका एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, वो मिल रहा है उसको 150 रुपया, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो प्राइस है, ठीक है, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है, दैट वुड बी ग्रेटर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, मतलब हम लोगों को जो पर यूनिट कॉस्ट लगा है, ठीक है, दैट इज प्राइस इज ग्रेटर देन दैट, तो इस केस में हम क्या कमाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स,
ठीक है, क्या कमाएंगे हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और हम इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। ओके, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, लेक्चर रिकॉर्डेड है, डोंट वरी, कभी भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, लॉस कब होता है, और सुपर प्रॉफिट। और देखो एकदम लॉजिकल चीज भी है। मुझे एक बात बताओ, कभी आप जब प्रोडक्शन करोगे, या फिर इन सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट का, ठीक है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तब जाके प्रॉफिट होगा ना, और जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो इस केस में हमारा लॉस होगा। बस यही लॉजिक लगाना है। अब आप इतने छोटे बच्चों तो हो नहीं कि ये नहीं समझोगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सिंपल। पक्का समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट by expanding the output to the level where the marginal revenue is equal to the marginal cost. ओके, कि भैया जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू, और अभी पहले ये समझना है, ये रिवाइज करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय एन एडिशनल यूनिट सोल्ड, कि हमारा कितने से हमारा रेवेन्यू चेंज हो रहा है जब हम लोग एक यूनिट ज्यादा सेल कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि हम लोग कितना सेल कर पा रहे हैं मार्केट में, और सेल करने से हम लोगों को कितना बेनिफिट मिल पा रहा है मार्केट में। करेक्ट, तो इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। ओके, कि एक यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट हम लोगों को ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि जितना हम लोगों को एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा उतना ही हम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू भी देखना पड़ेगा ना। कि मतलब देखो, इस प्रिंसिपल का एक सिंपल सा फंडा है, वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि जब तक, ठीक है, जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, जब तक आपका ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये वाला बंदा, ठीक है, अब जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, तब तक आप लोग प्रॉफिट्स कमाओगे। ठीक है, क्या कमाओगे? प्रॉफिट्स कमाते ही जाओगे। लेकिन ठीक है, उसके बाद में थर्ड सेकेंड स्टेज आती है कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक प्रॉफिट्स कमाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाते ही जाओगे। ठीक है, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। छोड़ो जाने दो, मैं ग्रामर में क्यों घुस रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाते ही जा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट्स हमारे रुक जाएंगे, यहाँ तक ही हम लोग प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं अभी ग्राफ में क्या दिया हुआ है। कि देखो भैया, ये हमारा है ना, चलो सब लोग को दिख रहा है, ये हमारा प्रोडक्शन अपना हमारे पिकल मैन्युफैक्चरिंग का चार्ट है। ओके, ये हमारा पिकल मैन्युफैक्चरिंग का चार्ट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, ये जो है ये वाली लाइन, ठीक है, एफ आई वाली लाइन, तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों को ये आएगा कि सर ये मार्जिनल रेवेन्यू कम कम क्यों हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा क्यों है? क्योंकि भैया ये कॉस्ट है। जितना ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो उतना कॉस्ट बढ़ते जाएगा ना। और रेवेन्यू क्या है कि आप लोग जितना एडिशनली सेल करते जाओगे उतना मार्जिनल रेवेन्यू कम होते जाता है। याद है कि हम लोगों ने पढ़ा? अब जिसने जिसने ये लेक्चर देखा है ना मेरा, कल का पार्ट 1 पार्ट 2, उन लोगों को पूरी की पूरी बातें समझ में आती होंगी। यस सर, वो चार्ट में दिया था। ठीक है, और मैं जानना नहीं चाहता कि किसने किसने लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा। तुम लोगों को मैंने 2 दिन दिए हैं लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी कवर किया है और होमवर्क्स भी कवर किया है। यस सर। ठीक है, नुकसान आपका रहेगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लॉस।
जिसने जिसने होमवर्क नहीं किया और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे पार्ट 1 पार्ट 2, और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके मैंने भेजा है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या सिचुएशन होती है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है। सो यस, प्रिंसिपल 2, ठीक है। तो मैंने ये रीजन बता दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू क्यों नीचे जाता है और मार्जिनल कॉस्ट क्यों ऊपर जाता है। सो इन दिस केस देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ, पेन के चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो अभी मैं ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, देखो ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू वाला कर्व मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है, ठीक है, इस केस में। तो हम लोग इस स्टेज में क्या कमाएंगे, प्रॉफिट्स हम लोग हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, ओके, हमारे क्या होते जाएंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना हम लोग प्रोडक्शन को, जितना हम लोग जितने स्पेस या फिर जितने स्पीड से हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब जितने स्पीड से हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा स्पीड से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं, देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, एकदम सिंपल से भाषा में बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट विल बी, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, कि बस यहाँ पे रुक जाएंगे हम लोग। मतलब नेचर ही वैसा है मार्केट का कि एक स्टेज आती है कि जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट, और आपका वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं, कि बस इससे ज्यादा आप लोगों के प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीएमए के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपका काम ही, आपका प्रोफेशन ही यही यही चीज करता है कि एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ओके। बस ये ना दोनों किसका खेल है पता है क्या, रेवेन्यू और कॉस्ट का खेल है। बस ये दोनों का खेल आपको समझ में आ गया ना, तो यू कैन आइडेंटिफाई दी प्राइजेस, ठीक है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, ठीक है, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो कहां पे होगा, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट विल कट दी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। और बियॉन्ड दैट, ठीक है, बियॉन्ड दैट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट्स डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा स्पीड से हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, ओके, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया यहाँ का, Yes, sir. ठीक है। नाउ relationship between average revenue, marginal revenue, total revenue and price elasticity of demand, कि elasticity का क्या लेना देना है यहाँ पे, ठीक है, वो देखते हैं। It is to be noted that marginal revenue, average revenue and price elasticity of demand are uniquely related to one another, ठीक है। अब पहले ये देखो कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, कितना इलास्टिक है, करेक्ट। सो इसका ये एक फॉर्मूला है कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी -1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। सो यस, जिस केस में, ठीक है, तो हम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, करेक्ट। अभी इसको ना डिमांड से आप लोग क्या करो, कंपेयर करना है, ठीक है, कि कितने परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी देख लो, ठीक है। जब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड ज्यादा करता है। याद है क्या, देखो मैंने डोमिनेंट पॉइंट बोला था, सब सब कुछ तुम लोगों को मैंने याद करवा के लिया था एकदम सिंपल सी भाषा में, ठीक है। जब इलास्टिसिटी जीरो होती है, ठीक है, जब इलास्टिसिटी जीरो होती है इसका मतलब क्या है, कि जितने से प्राइस रिस्पॉन्ड कर रहा है उतने से ही क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड कर रहा है। सॉरी वेट, जीरो मतलब
कि क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, चेंज इन प्राइस को। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पे प्राइस ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंट कम रिस्पॉन्ड कर रहा है, सही है, ठीक है। सो जब हमारा इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 मतलब क्या, हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक होगा जब, ठीक है, कि जितना हमारा प्राइस है, ठीक है, जितना हमारा प्राइस है उतना ही हमारा क्या है, डिमांड है, करेक्ट। जितना हमारा, जितने से हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप याद करो सब कुछ, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे हमारा जितने से हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उतने से ही हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, ठीक है। सो उस केस में तो मार्जिनल रेवेन्यू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा रेवेन्यू तो चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात समझ में आई क्या? यस। ठीक है, देखो फॉर Yes, एग्जाम्पल, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम कोई अगर चीज बेच रहे हैं, करेक्ट, कोई अगर चीज बेच रहे हैं, तो उसका जितने से हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतने से ही हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। मतलब हम लोग 1 से 2 रुपया प्राइस कर रहे हैं, ठीक है, एक, जब हम लोगों का 1 रुपया प्राइस था तो 2 क्वांटिटी डिमांडेड था, ठीक है, और जब हमारा 2 रुपए का प्राइस है तो 1 क्वांटिटी डिमांडेड है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 2 रुपए और 2 रुपए। कुछ चेंज है क्या भैया? कुछ भी तो चेंज नहीं है, ठीक है। अब समझ में आया अच्छे से कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्यों चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1, तो ऑब्वियसली हमारा मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव। और जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। कितना सिंपल है ये, ठीक है। जिनके पास भी मॉड्यूल है, ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं यहाँ पे रुको 1 मिनट, इसको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ओके, प्राइस है, ये क्वांटिटी है, सिंपल। ठीक है, यस, अब करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत सारी चीजें। लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, डन। यस सर। Yes, sir. हाँ कुछ तो हेडफोन का प्रॉब्लम है। अब देखो आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, sir. ओके, ठीक है, तुम लोगों को समझ में आया सब, इलास्टिसिटी ऑफ Yes. डिमांड, ओके, उसके बाद में बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व, डन। तो इससे भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, डन। सो दिस वाज इट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी सीए फाउंडेशन का क्या रहेगा होमवर्क, आप लोगों ने ये किया है कि समरी लिखा है क्या, सीए फाउंडेशन वालों ने नहीं Yes, सर। sir. कल ही लिखा है. लिख लिया ना, चलो ठीक है। इस चैप्टर को रिवाइज करो फटाफट, ठीक है, अभी आप लोग लीव कर सकते हो, बाय बाय। और फटाफट इसको रिवाइज करो, आपका टेस्ट जल्दी आ रहा है, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. Bye, sir. चलो बाय बाय। सीएमए वाले सर टेस्ट कब रहेगी इसकी? मैं बताऊंगा ऋषिकेश, नहीं ना को करूँ, ओके सर। हाँ, सीएमए वाले रुकेंगे, बाकी जाओ, चलो बाय बाय। मतलब रुकना है तो रुक सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
हाँ, तो सीएमए वाले बच्चों, अभी है ना